नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूँ राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे डॉक्टर मनमोहन सरकार के बारे में। दरअसल मोहन यादव की सरकार के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव राम राज्य के एक तरह से प्रबल पक्षधर हैं। आज उसी पर इसलिए बात करना चाहते हैं कि देश में राम राज्य का माहौल जैसा बन रहा है और मोहन सरकार जो है वो इस पर काम कर रही है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन चर्चा इस बात की भी हो रही है कि क्या राम राज्य सच में आ पाएगा। तो इसके लिए डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने जो काम किए हैं हम उस पर भी बात करेंगे और जो काम करने होंगे उस पर भी चर्चा करेंगे। जो काम किए हैं वो ये कि किस तरह से उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने की बात की है। वो लगातार पुलिस को सख्त बना रहे हैं और उसके पीछे खास वजह यह भी है कि गृह मंत्रालय डॉक्टर मोहन यादव के पास में है। इसके बाद उन्होंने रेवेन्यू पर काम करने की बात की है और उसमें सबसे खास बात है कि तहसीलदार कलेक्टर अगर एक तरह का दुर्व्यवहार करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, तो कलेक्टर से लेकर तहसीलदारों को उन्होंने हटाने का काम किया है। इसके साथ साथ राम पथ गमन पर भी बात हुई है। तो ये बहुत सारी बातें हैं कि किस तरह से खुले में मांस बिकना रोका जाए, किस तरह से गुंडों पर लगाम लगाई जाए, किस तरह से ध्वनि प्रदूषण को रोका जाए जो मंदिरों और मस्जिदों से तेज़ आवाज़ में स्पीकर बजते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो ये बताती हैं कि मध्य प्रदेश में बदलाव अब दिखने लगा है। विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद स्टूडियो में हमारे विशेष मेहमान मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री योगीराज योगेश जी, और हमारे साथ स्काइप पर जुड़े हैं मध्य प्रदेश के पत्रकारों में शामिल श्री जयंत तोमर जी, और टेलीफोन लाइन पर हैं सामाजिक सरोकार से जुड़े रमेश सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत जयंत जी आपके साथ करना चाहते हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था का मामला जितना ग्वालियर चंबल में महत्व रखता है, बुंदेलखंड में महत्व रखता है, उतना शायद मध्य प्रदेश के किसी और कोने में नहीं रखता होगा। अगर उज्जैन को छोड़ दे जो डॉक्टर मोहन यादव का गृह जिला भी है और सिमी का भी एक तरह से वो गढ़ है, आतंकवादियों का भी मध्य प्रदेश में वो बड़ा ठिकाना है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप डॉक्टर मोहन यादव की सरकार को किस ढंग से महसूस कर रहे हैं और क्या क्या ऐसी बातें हैं जो आपके एक आम आदमी के हिसाब से होनी चाहिए। जी राघवेंद्र जी, बिल्कुल ठीक बात है। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार दोनों मोर्चे पर काम कर रही है। उसने काम करना शुरू कर दिया है, ऐसा हमें लगता है। पहला मोर्चा तो ये है कि उनकी जो विचारधारा है, उनका जो एजेंडा है पार्टी का, उसको लागू करना और ये बताना कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की सरकार है और पहले से ज्यादा अपने नए तेवर के साथ आई है। दूसरा, सुशासन सबसे महत्वपूर्ण बात है, गवर्नेंस या गुड गवर्नेंस की बात है। तो हाल ही में डॉक्टर मोहन यादव ने जो कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, उसमें 2-3 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। उनमें एक तो ये है कि जो पिछड़े इलाके हैं वहां पर कुछ बहुउद्देशीय केंद्र बनाए जाएंगे। ये बहुउद्देशीय केंद्र क्या काम करेंगे ये तो अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि वो खेलकूद से लेके, शिक्षा से लेके और सामुदायिक निर्माण से लेके इस तरह के शायद कोई ढांचा विकसित करें। और दूसरा ये है कि उन्होंने लगभग 2000 किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें स्वीकृत की हैं। जो छोटे मजरे टोले नहीं जुड़ पाए थे 1.5-2 किलोमीटर के, वो सब जोड़ दिए जाएंगे। इस तरह के कुछ फैसले हाल ही में कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है। ये हम सबको मालूम है कि हाल ही में जब गुना में बस का हादसा हुआ, उसमें तत्काल परिवहन कमिश्नर को मुअत्तल कर दिया गया, कलेक्टर कमिश्नर को कर दिया गया। तो इससे ये तो तय हुआ कि वो ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। और परिवहन कमिश्नर को हटाया था उन्होंने, सस्पेंड नहीं किया था। परिवहन कमिश्नर और कलेक्टर एसपी को हटाया था। जी जी जी, तो उनको हटाया था। तो इनसे इतना तो समझ में आता है कि हाँ, वो फैसले ले रहे हैं और राजनीतिक जो नेतृत्व है वो फैसला ले रहा है। नौकरशाही नौकरशाही के हिसाब से प्रशासन नहीं चल रहा है। तो ये कुल मिला के ठीक संकेत है, लेकिन सुशासन की ओर जी जब तक हल नहीं होते तब तक मुझे नहीं लगता कि उस तरफ अगर ध्यान नहीं जाता है तो फिर चिंता का विषय हो। बिल्कुल, मैं जरूर पूछूंगा कि अगले दौर की बातचीत में जो आम आदमी से जुड़े मुद्दे उसमें
स्वास्थ्य सेवा भी महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य और शिक्षा, सड़क की तो आपने बात कर दी, कानून व्यवस्था का हम लोग जिक्र कर ही रहे हैं और जिस ढंग से वो सख्ती बता रहे हैं, क्योंकि जो गृह मंत्रालय है वो खुद डॉक्टर मोहन यादव के पास में है। मैं लौटूंगा आपके पास, हमारे साथ ग्रामीण सरोकार से जुड़े रमेश सिंह जी भी है। रमेश सिंह जी, जो गांव देहात में एक बड़ी समस्या थी, मैं उस पर ज़रूर आपका ध्यान खींचना चाहूँगा कि एक तो जो नक्शे हैं गांव में, खेती की बात हम करें तो जिस तरह से ज़मीन खरीदी के बाद जब रजिस्ट्री होती है और रजिस्ट्री के बाद नामांतरण का मामला है, उसमें सरकार ने फैसला तो किया है कि 15 दिन के भीतर रजिस्ट्री होने के बाद नामांतरण हो जाएगा, लेकिन ये तब है जब वो ज़मीन जो खरीदी गई है उसका रकबा उतना ही हो। अगर उसमें बटान दूसरे डले हैं तो फिर मामला अटक जाएगा और फिर किसान चरणों में गिरेगा तहसीलदार के और पटवारी के, क्योंकि ऐसे बहुत कम मामले होते हैं जब किसान पूरा का पूरा खेत खरीदता हो। अगर 5 एकड़ का, 10 एकड़ का, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो 15 दिन के भीतर नामांतरण हो जाएगा रजिस्ट्री के बाद। लेकिन अगर उसमें से किसान ने 2 एकड़ ज़मीन ली है, 4 एकड़ ज़मीन ली है, तो फिर उसको चक्कर काटने पड़ेंगे पटवारी के, तहसीलदार के, और उसको फिर रिश्वतखोरी का शिकार होना पड़ेगा। इस पर एक तो मैं बात चाहूँगा, और दूसरा एक बड़ा मामला है नक्शों का। सरकार ने फैसला तो कर दिया है, निर्णय तो कर दिया है कि हमने मध्य प्रदेश के राजस्व विभाग का या नक्शे का एक तरह से डिजिटलीकरण कर दिया है, डिजिटलाइजेशन कर दिया, लेकिन वो ग्राउंड जीरो पर नहीं है। हुआ यह है कि सरकार के जो महकमा है राजस्व, उसने नक्शों की फ़ोटो खींची और उसको कंप्यूटर पर डाल दिया और सरकार ने कह दिया कि हमने इसका एक तरह से कंप्यूटरीकरण कर दिया है, डिजिटलाइजेशन कर दिया है। आपकी राय, क्योंकि गांव देहात में इस किस्म के मामले में बड़ी दिक्कतें आती है, किस तरह की ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट है? राघवेंद्र जी, शिवराज जी ने इसमें व्यवस्थाएं की थी तो वो कुछ हद तक तो कामयाब हुई थी। आज ही मेरे गांव में पटवारी आया था और जो नामांतरण की कार्रवाई है, जो फोत हो जाते हैं जिन पे विवाद नहीं है और जो राजस्व से संबंधित और जो मामले हैं, अब हफ्ता 15 दिन महीने भर में एक, हालांकि वो उनको आना चाहिए फ्रीक्वेंटली, लेकिन वो नहीं आते। फिर भी ये व्यवस्था चालू की थी तो पटवारी आता है। अब आपने कहा कि ये नक्शे और इनका जो नामांतरण है, तो तहसील के स्तर पे इनमें विवाद तहसीलदार और पटवारी मिलकर पैदा करते हैं और वो व्यवस्था जो भ्रष्टाचार को की जो धारा निकालती है वो अभी खत्म नहीं हुई है। और उसे खत्म, मैं यहाँ एक सुझाव देना चाहता हूँ इस मामले पर। मैंने 2 सुझाव है मेरे। एक तो ये कि मुख्यमंत्री ने, जैसे अभी आपने ये जो प्रशासनिक कसावट की बात की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुख्यमंत्री को ये करना चाहिए कि लोकसभा में जो क्लस्टर बना है इनने, इस तरह के क्लस्टर आम आदमी और प्रशासन के बीच की कड़ी में भी बनाए, क्योंकि मुख्यमंत्री या शासन या प्रशासन का मुख्य दायित्व है आम आदमी को राहत मिले और आम आदमी के काम हो। ये सबसे बड़ी मतलब राजनीतिक दृष्टि से भी और प्रशासनिक दृष्टि से भी सबसे बड़ा दायित्व है। तो वो क्लस्टर बनाए, उनका क्लस्टर का क्या स्वरूप हो वो निर्धारित करे और आम आदमी और प्रशासन के बीच में एक सक्षम कड़ी बनाए। जो जैसे मान लीजिए एक मिनिस्टर को अपने, उनने एक मिनिस्टर या एक डेपुटेशन का एक पद बना दे जिले में या विधानसभा बार, कि आम आदमी के पास उसका नंबर हो और उसको वो प्रशासन की और आम आदमी की कड़ी के रूप में काम करे। ये बहुत जरूरी है। हम राजनीतिक व्यवस्था 70 साल से चल रही है, उसमें आम आदमी और प्रशासन के बीच की कड़ी के रूप में कोई काम नहीं हुआ आज तक। एक तो ये होना चाहिए। और दूसरा मेरा एक सुझाव सबसे महत्वपूर्ण है, हम देख रहे हैं हर चीज का डिजिटलाइजेशन हो गया, हर चीज की, जैसे इलेक्शन कमीशन के या हर विभाग के, प्रधानमंत्री के जो कृषि से संबंधित जो राहत देते हैं, मुख्यमंत्री का एक कृषि का ऐप है, एक ऐसा ऐप बना है जो जिसमें आम आदमी हर गांव का, तहसील का और विधानसभा बाहर स्टेट तक वो उसके सेक्शन हो और उसका रजिस्ट्रेशन आम आदमी की वोटर आईडी और मोबाइल नंबर से हो, उस पर OTP आए और उसका रजिस्ट्रेशन हो। वो अपनी शिकायत लिखे, 3 दिन में अगर शिकायत का हल नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली उसमें एक ऐसा फंक्शन हो कि वो सीधे कलेक्टर के पास जाए और 3 दिन में भी वहां अगर समाधान ना हो तो इसका एक केंद्रीकृत कमांड सेंटर बनाया मुख्यमंत्री के पास, वहां जाए। और जैसे अब मैं आपको बताऊं, इनकम टैक्स में आप अगर
थोड़ा भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो तत्काल जो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे उनके सिस्टम में एक्सपोज हो जाता, मतलब पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो ऐसा एक ऑटोमेटिक सिस्टम, इस पर कितना भी पैसा खर्च करे, आम आदमी को सीधे प्रशासन की और जो शीर्ष स्तर है वहां तक जोड़े, उसकी सेंट्रल कमांड बनाए और स्पष्ट रूप से उसमें रेड लाइन दिख जाए कि इन क्षेत्रों में रेड लाइन है और उसके लिए सीधे कलेक्टर को जिम्मेदार ठहराए। तो ये जो मैं क्लस्टर की बात कर रहा हूँ है, इस तरह का अगर क्लस्टर बना दे तो किसी क्लस्टर की जरूरत भी नहीं होगी और मुख्यमंत्री के पास आम आदमी की नब्ज होगी, प्रशासन की नब्ज होगी। प्रशासन कहाँ जैसे रेड लाइन है मान लीजिए किसी तहसील की, तो उसका सीधा जिम्मेदार वो वहां का तहसीलदार और एसडीएम हो। कलेक्टर उसके लिए कार्रवाई करने के लिए सक्षम हो, उसकी जिम्मेदारी कलेक्टर की हो। ये अगर ये कर लें, इस पे अभी तक पूरे देश में कहीं काम नहीं हुआ, जबकि हर सूबे का, हर क्षेत्र का डिजिटलाइजेशन हो गया। उसके एंड्रॉयड ऐप आ गए, iOS ऐप आ गए, विंडो ऐप आ गए, लेकिन इसका कोई ऐप नहीं आया जो आम आदमी को सीधा प्रशासन और शासन से जोड़ सके। तो मेरा ये सबसे महत्वपूर्ण सुझाव है। और ये रमेश जी, आप जो बात कर रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो फिर तो राम राज्य ही आ जाएगा। लेकिन हर सिस्टम को ऑपरेट करने वाला मनुष्य होता है, मानव, और जो मनुष्य ना, इसके दिमाग में जो चीज़ है वो बहुत बेईमानी की चीज़ होती है। अगर मशीन ऑपरेट हो रही है तब तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो एआई का ज़माना आने वाला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तब शायद तो सुधर जाए। क्योंकि मशीन आप कितनी भी अच्छी ले आएँ, कितना अच्छा ऐप लेकर आ जाएँ, लेकिन अगर सिस्टम में लोग बेईमान बैठे हैं तो वो उसको चलने नहीं देते। उसके लिए जो हम बात कर रहे हैं कठोरता की, अगर मुख्यमंत्री के एंड से कठोरता आएगी, अगर मुख्यमंत्री सचिवालय कठोरता से काम करेगा, संवेदनशीलता से काम करेगा, जैसा अभी शुरुआती दौर में दिख रहा है, तो सुधार जरूर आएगा। लेकिन मशीन के जरिए नहीं, मनुष्य के जरिए आएगा। अगर मनुष्य बेईमान है तो मशीनें काम नहीं करती। हम देखते हैं कि कई जगह की ऐप खराब हो गया है, ऐप करप्ट हो गया है, उसके बाद सर्वर डाउन हो गया। ये आम समस्या सरकारी महकमे की। तो मैं लौटूंगा, आपने बहुत महत्वपूर्ण और अच्छे से जानकारी दी है। लेकिन योगीराज जी, सीधी सी बात है कि रेवेन्यू सिस्टम में सुधार की बहुत ज़्यादा दरकार है, क्योंकि पूरा मध्य प्रदेश या पूरा देश रेवेन्यू सिस्टम से काम करता है। कभी टोडरमल के ज़माने में चीज़ों में सुधार हुआ था, उसके बाद हम बात करें तो शिवराज सिंह चौहान ने ज़रूर जो एक तरह से मुआवजे की राशि का था, उसमें रेवेन्यू में सुधार किया था। लेकिन जहाँ तक नकल की बात है, खसरे की बात है, उसको छोड़ दें तो नक्शे का जहाँ तक मामला है, पूरा मध्य प्रदेश इस समय खतरे की कगार पर है। क्योंकि नक्शों की फ़ोटो खींचकर कंप्यूटर में डाल दिया है और प्रशासन ने कह दिया कि हमने इसका एक तरह से कंप्यूटरीकरण कर दिया है, डिजिटाइजेशन कर दिया है, जबकि वो फ़ोटो कॉपी करके कंप्यूटर में डाल दी है। इसमें बहुत अंतर आता है। आज से 8 साल बाद, 10 साल बाद मध्य प्रदेश के गांव में लट चलेंगे तो कोई आप आश्चर्य मत कीजिए। आपकी राय? नहीं, बिल्कुल सही बात है कि डिजिटलाइजेशन के नाम पर आप उसकी केवल नक्शे के फ़ोटो न डालें, बल्कि वो प्रॉपर डिजिटल वे में काम करें और उस डिजिटल चीज़ से लोगों को लाभ मिले। ये देखना भी सरकार की और एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है जी। और ये बात सही है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट बहुत महत्वपूर्ण है और रेवेन्यू में काम करने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन मंत्री बनते ही, सरकार बनते ही अपना रेवेन्यू बढ़ाने में लग जाते हैं लोग। तो ये जो व्यक्तिगत जो बात जब होने लगती हैं, सिस्टम सुधारने की बजाय अपना सिस्टम ठीक करने लग जाते हैं, तब दिक्कतें पैदा होती हैं। अभी तो क्या है कि नए नवेले हैं मुख्यमंत्री, और इसलिए अभी 1 महीने 2 महीने में एकदम से ये नहीं कह सकते। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के पहले भी डॉक्टर मोहन यादव के जो तेवर थे वो तीखे थे, और इसमें कोई शक नहीं कि अगर वो तेवर उनके बरकरार रहते हैं तो योगीराज जी 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद उसका असर दिखना शुरू होगा। लेकिन बस चिंता इस बात की कि ये तीखापन, ये सख्ती, ये कठोरता बरकरार रहे, इसमें कोई ब्रेक ना आए। जी नहीं, अभी क्या है राघवन जी, देखिए आप अभी लोकसभा चुनाव सिर पे हैं। अभी ऐसा भी माना जा रहा है, एक वर्ग ये भी कहता है कि अभी जो भी फैसले लिए जा रहे हैं वो चुनाव को मद्देनजर लिए जा रहे हैं। ये अपन नहीं कहते कि हो सकता है इसके मद्देनजर लिए जाए, लेकिन असली परीक्षा तो लोकसभा चुनाव के बाद इनकी होगी। लेकिन अभी ये ज़रूर है कि अभी के इनके फैसलों पर यदि नज़र दौड़ाई जाए तो शिवराज सिंह सरकार पर जो पिछले 18 सालों में जो आरोप लगे, उसमें एक बहुत बड़ा आरोप यह था कि प्रशासन पर उनकी कोई पकड़ नहीं थी, और इसी को दुरुस्त करने की कोशिश मोहन यादव ने की है। और दूसरा, जो हार्ड हिंदुत्व की जो बात भारतीय जनता पार्टी करती है, वो शिवराज जी के शासन में देखने को कम मिली। वो उदारवादी काम से ज़्यादा
उदारवादी रवैये से ज़्यादा काम चलाया करते थे, वो सबको साधने में विश्वास करते थे। वो अटल जी के ट्रैक पर चलते थे और मोहन यादव मोदी और अमित शाह के ट्रैक पर चलेंगे ऐसा लगता है। नहीं, अब इसी ट्रैक पर चलने की जरूरत है। जो आज जो पब्लिक की जो डिमांड है वो यही ट्रैक है। और इसीलिए आप देखिए मोहन यादव ने जो सबसे फैसले अभी जो 1-2 महीने में जो फैसले लिए हैं उसमें सबसे ज़्यादा टारगेट पर यदि कोई है तो प्रशासनिक अफसर है। उन्होंने जिस तरह से घटनाएं और प्रशासनिक अफसरों को किनारे किया, उससे मंशा साफ है कि अफसरों को, कर्मचारी वर्ग को अब ये सोच लेना पड़ेगा कि काम का उनका रवैया क्या रहेगा, काम का डायरेक्शन क्या रहेगा। और जो हार्ड हिंदुत्व की जो बात है, अब उसी भोपाल में या मध्य प्रदेश में उन्होंने जो पहला ऑर्डर जारी किया वो यही था कि मांस मदिरा की दुकानें जो हैं वो खासतौर पर मांस वाली जो दुकानें हैं वो बंद रहें और खुले में ना रहें। तो उस पर उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करना भी शुरू कर दिया। तो डायरेक्शन क्लियर है किस दिशा में जाना है। अभी तो उस दिशा में उनकी गाड़ी बिल्कुल सही चल रही है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, लेकिन मैंने बीच में कहा था कि राजस्व में बहुत सुधार की जरूरत है और किसी भी राज्य की अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट बहुत ठीक है तो फिर मध्य प्रदेश की जो ज़मीन है, सरकारी गैर सरकारी जो नक्शे हैं, जो गांव में झगड़े होते हैं, अगर वो ठीक हो जाए तो जयंत जी, दरअसल मेरा फोकस इस पर था कि देश भर में सबसे अच्छा रेवेन्यू का सिस्टम है तो वो गुजरात में है। और गुजरात में सिस्टम ये कि उसका उन्होंने एक तरह से जो डिजिटलीकरण किया है, डिजिटलाइजेशन किया है, उसमें उन्होंने जिलों के भीतर क्षेत्रों को बांटकर उसको सैटेलाइट से जोड़कर जो उनका जीपीएस सिस्टम होता है उसके जरिए उन्होंने नक्शों को एक तरह से सैटेलाइट से जोड़कर उसका जैसे कहते हैं कंप्यूटर की तरफ ले गए। ऐसा नहीं किया कि उन्होंने फोटोकॉपी कराई और उसको डाल दिया, क्योंकि जब आप फोटोकॉपी कराते हैं तो कई बार लाइन थोड़ी सी मोटी हो जाती है, हिल जाती है। और रेवेन्यू में अगर किसी पटवारी के नक्शे में कोई लाइन थोड़ी सी भी मोटी हो गई, सेंटीमीटर के हिसाब से भी अगर वो थोड़ी सी फैल जाती है, मोटी होती है, तो उसमें कई एकड़ों का फर्क आता है और किसी के रकबे कहीं चले जाते हैं, किसी का नंबर कहीं हो जाता है। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी मध्य प्रदेश का जो राजस्व सिस्टम है उसमें बहुत सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि देश में गांव बहुत हैं और गांव में अगर अशांति होगी, झगड़े होंगे, लड़ाई झगड़े और मुकदमेबाजी होगी तो वो एक तरह का बहुत बड़ा विकास को पीछे ले जाने का मामला है। इस पर ज़रूरत है, क्योंकि सरकारी बैंक होती है, भूमि बैंक होती है कि सरकार के पास कितनी ज़मीन है जो आरक्षित कर सकते हैं उद्योग के लिए, शिक्षण संस्थानों के लिए। लेकिन अगर वो भूमि बैंक नहीं है और भूमि बैंक अगर है तो उसकी नब्ती के बाद वो कितना रकबा है, कितना नहीं है, इस सब की बहुत दरकार है, जिस पर काम करने की ज़रूरत है। आपकी राय? जी राघवेंद्र जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। राजस्व विभाग में तमाम अनियमितताएं हैं और खास तौर पे ग्वालियर, चंबल की अगर बात करें, भिंड और मुरैना में जितने भी हिंसा की घटनाएं होती हैं उसके पीछे दरअसल राजस्व विभाग की लापरवाही और अनियमितताएं ही उसकी जड़ में होती हैं। इस दिशा में कभी भी कोई गंभीरता से इस पे कोई विचार नहीं किया गया, जबकि जितनी भी हिंसाएं होती हैं उसके पीछे पटवारी की गलती, गिरदावल की गलती ये सब रहती है। मैं ये मानता हूं कि रामराज्य तो जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी ते नृप अवश्य नरक अधिकारी। और इसके साथ साथ दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं कावई व्यापा। तो सच्चा रामराज चाहे वो मध्य प्रदेश में आए चाहे भारत में आए तो ये तो तब होगा जब किसी तरह का दुख दर्द सामान्य नागरिक को नहीं होगा। और उसमें राजस्व की बात आपने बिल्कुल ठीक उठाई। सिंचाई की बात इसमें आई है कि सिंचाई का रकबा बढ़ाया गया है, लेकिन इतने तालाब बने पिछले 20 वर्षों में, उनमें कहीं पानी जमा होता हुआ दिखाई देता है क्या? वर्षा जल के संचयन की प्रक्रिया को हमने कितना मजबूत किया है? इन सारी चीजों पे भी शासन को और प्रशासन को ध्यान देना होगा। बिल्कुल रमेश जी, हम बार बार फोकस कर रहे हैं मध्य प्रदेश के गाँव पर, क्योंकि रेवेन्यू में सुधार की बहुत ज़रूरत है। कानून व्यवस्था का मामला तो खुद मुख्यमंत्री संभाले हुए हैं और इस पर वो सख्त एक्शन ले रहे हैं, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य ये भी बहुत ज़रूरी है। सरकार ने भर्ती कर दी है शिक्षकों की, मास्टरों की, लेकिन एवजी शिक्षक काम करते हैं, सरकारी मशीनरी में एवजी कर्मचारी काम कर रहे हैं। आपकी राय कि गांव देहात में स्कूल और अस्पतालों की स्थिति क्या है? अगर इस पर भी कोई आपकी राय हो तो ज़रूर बताएं, ताकि सरकार को ये पता चले कि ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है। रमेश जी, गांवों में जो शिक्षा की स्थिति है वो खासतौर से सरकारी स्कूलों की वो बहुत बुरी है। ना तो टाइम पे शिक्षक आते और ना टाइम पे जाते। जब उनका मन होता तब आते और जब मन उनका होता जाते।
शिक्षा में इतनी भर्राशाही है कि अगर माँ बाप को अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है तो मैं सवेरे घूमने जाता हूँ, सवेरे देखता हूँ पूरे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में तो नाम मात्र के जाते भी है तो वहाँ स्कूल लगता नहीं है। तो सबसे जरूरी चीज है, हालांकि इसमें एक शिक्षा विभाग ने बहुत सारे प्रयोग किए हैं। एक जीपीएस के माध्यम से उनकी वो हाजिरी भरने की अटेंडेंस का वो सिस्टम लागू किया था। तो मास्टरों ने क्या बदमाशी की कि अपना एंड्रॉइड फोन स्कूलों में ही रखे जाते थे ताकि उनकी जो लोकेशन है वो स्कूल में मिलती रहे। इसी तरह सरकारी अस्पतालों का है, सरकारी अस्पतालों में भी डॉक्टर अस्पताल में ना बैठ के और प्राइवेट में बैठ रहे हैं। अगर सरकारी में बैठे भी है तो वहां थोड़ा बहुत देख के उनको अपने निजी क्लिनिक में बुला रहे हैं और सरकार की तरफ से इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सरकार की तरफ से मास्टरों के ऊपर कोई सख्ती नहीं है। प्रशासन ने भी ये मान लिया है, वो सरकार और प्रशासन ने, कि जिनको पढ़ाना भैया अपने बच्चों को, हमारी व्यवस्था तो ये है आप प्राइवेट पढ़ाइए। तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है शिक्षा और स्वास्थ्य की। जो जैसी अपन रेवेन्यू का राघवन जी हर विभाग की स्थिति है और सरकार के तेवर कुछ भी हो, वो असल में समाचार माध्यमों में तो आ जाते हैं तेवर के, एक कलेक्टर को हटा दिया, एक वो कमिश्नर को हटा दिया और उसको तहसीलदार को सस्पेंड कर दिया। लेकिन व्यापक स्तर पे, जमीनी स्तर पे प्रशासन में ईमानदारी आए, इस तरह के कोई बुनियादी क्रांतिकारी परिवर्तन सुधार के रूप में एक क्रांति के रूप में आए और रिफॉर्म्स के रूप में जमीन पे आए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए मैं आपको बताऊं जी जल्दी से संक्षेप में बताएं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर सरकार मोहन यादव एक शिवराज जी की छवि से हटके इनकी एक छवि है, सख्त प्रशासक के रूप में उनकी छवि निकल रही है, हालांकि महीने भर ही हुए, अभी ज्यादा नहीं हुआ, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि छवि कायम रहेगी। तो उनको प्रशासनिक स्तर पर इस तरह की एक सुधार की प्रक्रिया लागू करे, उसमें उनको जरूरत पड़े तो आम आदमी और एनजीओ को भी शामिल करे कि निचले स्तर पे जो प्रशासन का जो निचला स्तर है उसमें ईमानदारी आए, उसमें नियमितता आए, तभी तो कोई काम की बात है। वरना एक कलेक्टर तहसीलदार इनको हटा के लाइमलाइट लेने से बुनियादी तौर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप ये बताइए, आप कलेक्टर को हटा दिया, तहसीलदार, उनको एक प्रशासन को भी एक सीमा तक ही दबा सकता है मुख्यमंत्री, क्योंकि पूरा शासन, पूरा प्रशासन और उनकी पूरी राजनीति प्रशासन से ही चलती। भ्रष्टाचार देखिए, विधायक बनता कोई वो पैसे के लिए बनता, सम्मान के लिए बनता है, और उसको प्रशासन की मदद से कहीं से शुरुआत तो हो रही है। अगर कलेक्टर को हटा रहे हैं, ये तो कलेक्टर जिले की चाबी होता है, अगर कलेक्टर को हटाकर सरकार मैसेज दे रही है कि हम सख्ती से काम करेंगे, तो ये संदेश है। अभी सरकार को जुमे के 8 दिन हुए हैं, मुख्यमंत्री बने, अभी 3 महीने का वक्त दीजिए, 6 महीने का वक्त दीजिए। हम उसी पर तो बात कर रहे हैं कि ये स्थितियां सुधार की अगर निरंतरता इसमें रहेगी तो नतीजे बेहतर आएंगे। योगीराज जी, आपकी इस पर अंतिम टिप्पणी। देखिए, अभी बहुत कुछ करना बाकी है और चाहे होता अभी है करना बाकी नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है। बिल्कुल, और कई चीज़ें दिखने में ऊपर से ठीक ठाक लगती, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर वो उतनी ठीक ठाक नज़र नहीं आती, वो उतनी करेक्ट नहीं होती। और अक्सर यही होता है कि अधिकांश मामले ऊपर से चलते हैं और ऊपर जाके ख़त्म हो जाते हैं। जिनका इम्प्लीमेंटेशन, जिनका लाभ जनता को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता। और इसमें कई बार सरकार भी जिम्मेदार होती है और कई बार पब्लिक की भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी जिम्मेदारी होती है। पब्लिक, क्योंकि ये पूरा सिस्टम, ये कोई एक से तो चल नहीं रहा, सब यदि ईमानदारी से इसमें माने आम जनता और जनप्रतिनिधि, बिल्कुल, जनप्रतिनिधि खाली विधायक नहीं, वो सरपंच से लेकर पार्षद से लेकर सभी जब उसमें एक रूपता में काम करेंगे तब रिजल्ट आता है। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्या है कि जब तक आप एक दूसरे से मिलके काम नहीं करेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा रामराज की तो कल्पना आप छोड़ो, मोहन राज आ जाए वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये बहुत बड़ा बदलाव लाने की आपको आवश्यकता है। मोहन राज तो आ चुका है, और दूसरी बात है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। और सरकार अपने संदेश दे रही है, मैसेज दे रही है कि किस ढंग से वो काम करना चाहते हैं। अगर जनता से कोई बदतमीजी करेगा तो वो कलेक्टर के स्तर का अधिकारी भी होगा तो सरकार उसको बदल देगी। ये संदेश देने में डॉक्टर मोहन यादव तो कामयाब हुए हैं, लेकिन ये संदेश बराबर बना रहे। इसके साथ साथ सुधार की ज़रूरत है। और इसमें एक मैं अंतिम बात बोलूँगा कि जब पूरा ऑर्केस्ट्रा एक साथ काम करता है तब सुर निकलते हैं। ऐसा नहीं होता कि अकेले मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं और बाकी मंत्री ठीक से काम ना करें, और या मंत्री ठीक से काम कर रहे हैं, अधिकारी ठीक से काम ना करें, और अधिकारी ठीक से काम कर रहे हैं, जनता उनको सहयोग ना करे।
जनता सहयोग करे, अधिकारी ठीक काम करे, सरकार सख्त रहे, तब अच्छा सुंदर गाना बजेगा, सरकार का ऑर्केस्ट्रा ठीक चलेगा, तब नतीजे ठीक आएंगे और फिर राम राज या मोहन राज की हम बात कर रहे हैं वो जरूर कायम होगा। लेकिन इसके लिए सबको साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। अभी मोहन यादव की सरकार ठीक दिशा में जाती हुई दिख रही है, सख्त वो नज़र आती है, कठोरता से वो कानून व्यवस्था की बात कर रही है, नौकरशाही पर लगाम लगा रही है, लेकिन रेवेन्यू पर भी काम करने की जरूरत है, राजस्व महकमे पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि उसका एक तरह से आपने कंप्यूटरीकरण तो कर दिया लेकिन वो असल में हुआ नहीं है, कागज़ पर ज़्यादा नजर आता है, तो इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद देता हूँ। जयंत जी आपका साधुवाद, रमेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, योगीराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।